पंजाब कांग्रेस में मचे सियासी घमासान के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार शाम राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया। कैप्टन अमरिंदर के साथ ही उनके समर्थित मंत्रियों ने भी अपने पद से दिया इस्तीफा। इस्तीफे के बाद कैप्टन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मैंने अपमानित महसूस किया था। कैप्टन ने कहा कि मेरे रास्ते खुले हैं, समर्थकों के साथ सभी विकल्पों पर विचार करूंगा। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे को लेकर निशाना साधा। विज ने कहा कि इसकी पटकथा तो उस दिन लिख दी गई थी जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस का हाथ थामा था। अंबाला कैंट के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में गृह मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाया, जिसमें ज्यादातर शिकायतें पुलिस विभाग से संबंधित उनके सामने आई। इस मौके पर विज ने कहा कि उनकी चिट्ठी टेलीफोन से भी ज्यादा तेज जाती है। पंजाब में चल रही कलह के बारे में विज ने कहा कि जहाज जब डूबने वाला होता है तब हिचकोले खाने लगता है, इसी तरह पंजाब सरकार में भी यही हाल चल रहा है। हरियाणा सरकार ने नहरी पानी चोरी रोकने के लिए एक नई प्रणाली लागू करने का फैसला किया है, जिसके तहत प्रदेश की सभी मुख्य 90 नहरों के हेड पर एक सिम कार्ड आधारित सेंसर लगाया जाएगा, जो पानी के बहाव के 70 स्तर की निगरानी करेगा। तो वहीं शनिवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सिंचाई विभाग की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद सिंचाई विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने बताया कि RTDAS सिस्टम लागू हो जाने के बाद टेल तक पानी नहीं पहुंचने की समस्या का समाधान हो जाएगा। नई प्रणाली में नहर पानी की निगरानी ऑनलाइन तरीके से भी की जा सकेगी। हरियाणा सरकार ने फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया बनी मनिका शिवकंद को जल संरक्षण अभियान की गुडविल एम्बेसडर बनाया। हरियाणा सरकार ने मनिका शिवकंद के साथ यह एग्रीमेंट किया। बिना मानदेय के मनिका इस जल संरक्षण अभियान के लिए जागरूकता फैलाएंगे। इस दौरान मनिका शिवकंद ने कहा कि वो किसानों से अनुरोध करेंगे कि किसान वो फसल उगाएं जिसमें पानी का इस्तेमाल कम हो और पैदावार ज्यादा हो। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शुक्रवार को वामन द्वादशी मेले के समापन शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान कंवरपाल गुर्जर ने 25 साल बाद वामन द्वादशी मेला शुरू करवाने वाली कुरुक्षेत्र की धार्मिक संस्थाओं, खासकर श्री ब्राह्मण तीर्थोदर सभा का धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि अब तक कहीं पर भी किसी भी टीचर ने विरोध नहीं किया और 72% से ज्यादा टीचरों का भी टीकाकरण हो चुका है। अगले 10 दिनों में ये टीकाकरण 100% हो जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से दिए बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरियाणा की आर्थिक नाकेबंदी करने की दिशा दी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान के खिलाफ बीजेपी ने शनिवार को प्रदेश कांग्रेस के खिलाफ सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं हिसार में कांग्रेस जिला मुख्यालय के बाहर बीजेपी प्रदर्शन करने पहुंची तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन इस दौरान बीजेपी का विरोध करने किसान भी मौके पर पहुंच गए। रोहतक में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर की अगुवाई में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। हालांकि प्रदर्शन करने वाले बीजेपी के नेताओं को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। कहा कि कांग्रेस लाठी डंडों और तलवारों से हमला करते हैं, तो वहीं प्रशासन के रोकने पर उन्होंने कहा कि ये उनका काम है। कैप्टन के किसानों को लेकर दिए गए बयान को लेकर कुरुक्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आमने सामने बैठकर एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पिछले 9.5 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के कारण बंद दिल्ली के बॉर्डर को खुलवाने को लेकर सरकार की तरफ से गठित की गई आज इसके लिए सोनीपत डीसी की तरफ से मोर्चे को निमंत्रण भेजा गया है। इसमें 43 किसान नेताओं को वार्ता करने के लिए बुलाया गया है। बैठक मुरथल स्थित दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के हॉल में रखी गई है।
पत्र में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका पर आए आदेश के अनुसार सरकार किसान संगठनों के साथ वार्ता करके रास्ता खोलने का कोई समाधान निकालना चाहती है। इसके लिए मोर्चे के सदस्य वार्ता के लिए आमंत्रित हैं। इस बैठक में सरकार की तरफ से हाई पावर कमेटी के सदस्य शामिल होंगे। हालांकि मोर्चे के नेताओं की ओर से अभी स्पष्ट नहीं किया गया है कि वे बैठक में शामिल होंगे या नहीं। वहीं पानीपत अनाज मंडी में किसानों की महापंचायत को लेकर किसानों ने रणनीति बनाई, जिसमें महापंचायत का मुख्य उद्देश्य पानीपत के आसपास के क्षेत्रों में किसान आंदोलन को लेकर लोगों को जागरूक करना है। वहीं 26 सितंबर को होने वाली महापंचायत में तमाम आला किसान नेता पानीपत अनाज मंडी में पहुंचेंगे, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम बड़े नेता समेत कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। महम राजकीय महाविद्यालय में स्टूडेंट ओलंपिक का राष्ट्रीय स्तर का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने बताया कि इस आयोजन की शुरुआत 1914 में हरियाणा के महम से हुई थी और आज विश्व के 58 देशों में इसका आयोजन होता है। बहुत से देशों ने इस राष्ट्रीय स्तर पर दिवस पर मान्यता दिलाकर सरकार की तरफ से इसकी शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों की तुलना में हरियाणा की खेल नीति बेहतरीन है। वहीं फरीदाबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की गवर्निंग मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी शिरकत की। इस मौके पर इंडस्ट्री से जुड़े गणमान्य लोगों ने भी मूलचंद शर्मा का जोरदार स्वागत किया। वहीं कालांवाली को नगरपालिका कालांवाली से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसको लेकर शनिवार को एक पंचायत भी बुलाई गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि गांव को पंचायत ही रखा जाए और नगरपालिका के साथ न जोड़ा जाए। पंचायत की अध्यक्षता पूर्व सरपंच प्रतिनिधि अपजीत सिंह और सत्ता चहल ने की। इसी बीच ग्रामीणों ने एकजुट होकर फैसला लिया है कि वह हमेशा एक साथ रहेंगे और इसका विरोध भी करेंगे। पूर्व सरपंच प्रतिनिधि अपजीत सिंह ने कहा कि जैसे ही गांव को नगरपालिका से जोड़ा जाएगा तो उनका विकास रुक जाएगा और कई प्रकार के टैक्स सरकार की तरफ से लगा दिए जाएंगे। वहीं सोनीपत के गांव बड़ मलिक में 5 परिवारों के मकान ढह जाने के बाद मौके पर संबंधित अधिकारियों ने पहुंचकर जायजा लिया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने को लेकर कागजात जमा करवाए थे। इसके साथ ये भी कहा गया था कि उनका मकान पास हो गया है, लेकिन जब ग्रांट आएगी तब आपको दे दी जाएगी। जिसके बाद कई साल बीत गए, लेकिन न तो अभी तक कोई ग्रांट आई है और न ही लोगों के घर बने हैं, जिसके कारण आज लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। वहीं बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी में रेहड़ी लगाने वाले विक्रेताओं को मार्केट कमेटी ने रेहड़ी लगाने से मना किया और उन्हें रेहड़ी लगाने की एवज में 3000 प्रति महीना फीस जमा करवाने के आदेश दिए। वहीं रेहड़ी वालों ने ये कहा कि हम अपना रेहड़ी लगाकर परिवार पाल रहे हैं और अपने बच्चों की फीस भर पा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रेहड़ी लगाकर इतनी कमाई नहीं होती कि 3000 प्रति महीना दे सकें। जिसके बाद विक्रेताओं ने मार्केट कमेटी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासन से मंडी में ही रेहड़ी लगाकर काम करने देने की मांग की है। वहीं मंडी सुपरवाइजर ने कहा कि मार्केट कमेटी की फीस जमा करवाने वाले को ही वैध वेंडर माना जाएगा। सोनीपत में गर्भवती महिला की मौत के मामले में शुक्रवार को परिजनों ने रोड जाम किया। इस दौरान उन्होंने गिरधर अस्पताल पर लापरवाही का आरोप भी लगाया और डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर कराने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं परिजनों का आरोप है कि गर्भवती महिला के इलाज में अनियमितताएं बरती गई थी, जिसके बाद ऑपरेशन के बाद गर्भवती महिला दीपाली की मौत हो गई। मृतका के परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन ने रक्त को लेकर परिजनों को गुमराह किया। उनका आरोप है कि ब्लड बैंक से रक्त लाने वाली स्लिप पर भी अस्पताल की स्टैंप और सिग्नेचर नहीं था। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई का भरोसा दिया। उधर डॉक्टर्स का कहना है कि मरीज की हर स्थिति से अवगत करवाया गया था। 4 डॉक्टर्स की टीम ने गर्भवती महिला को बचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन गर्भवती महिला का केस काफी सीरियस था।
डिलीवरी के बाद चेकअप कराने गई महिला के परिवार के साथ अस्पताल कर्मचारियों की ओर से मारपीट किए जाने का मामला और धमकी देने का मामला सामने आया। वहीं पृथला के सीकरी गांव में काजल नर्सिंग होम में डिलीवरी कराने के बाद पीड़ित महिला ने बताया कि उनकी डिलीवरी में अस्पताल के कर्मचारियों ने काफी लापरवाही बरती और डिलीवरी करने के लिए उनको कम से कम 10 इंजेक्शन लगा दिए गए। महिला की माने तो उनके परिजनों ने जब अस्पताल कर्मियों से इस मामले में पूछताछ की तो अस्पताल कर्मियों ने उनके परिजनों के साथ हाथापाई की और जान से मारने की धमकी भी दी। यह घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अंबाला कैंट सिविल अस्पताल में होम्योपैथिक, यूनानी और आयुर्वेद की ओपीडी है। इसमें से होम्योपैथिक और यूनानी की ओपीडी काफी लंबे समय से बंद पड़ी है, जिसके चलते मरीजों को निजी चिकित्सकों से इलाज करवाना पड़ रहा है। यूनानी ओपीडी चलाने के लिए विभाग ने पहले एक महिला डॉक्टर को डेपुटेशन पर बुलाया था, लेकिन डेपुटेशन पीरियड पूरा होने के बाद उसे भी रिलीव कर दिया गया। पिछले साल कोरोना के चलते इन ओपीडी को बंद कर दिया गया था और सभी डॉक्टरों की ड्यूटी कोरोना में लगा दी गई थी। अब जल्द ही सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार के लिए होम्योपैथिक ओपीडी शुरू कर दी जाएगी। वहीं हिसार से चंडीगढ़ रूट पर पिछले 7 साल से बंद सरकारी लग्जरी बस सेवा एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। पहले की तरह इस बार भी इसका किराया सामान्य से 2 गुना रखा गया है। बस में यात्रियों को एसी, मोबाइल चार्जिंग, बेहतरीन सीट सुविधा मिलेगी। ट्रायल के तौर पर फिलहाल एक ही बस को इस रूट पर चलाया जा रहा है। हिसार से चंडीगढ़ तक का बस का किराया 510 रुपये होगा, जो सामान्य बस की अपेक्षा 2 गुना है। इससे पहले 2012 में हिसार से दिल्ली और हिसार से चंडीगढ़ रूट पर लग्जरी बसों को चलाया गया था, लेकिन ज्यादा मेंटेनेंस खर्च और कम आमदनी के चलते 2 साल बाद ही इनको बंद कर दिया गया था। अब दोबारा से 7 साल बाद एक रूट पर लग्जरी बस सेवा शुरू की गई है। वहीं कैथल में शुक्रवार को प्रशासन की ओर से फसल अवशेष प्रबंधन चुनौतियां और समाधान विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस आयोजन में किसानों के साथ साथ पुरानी प्रबंधन में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों और कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। कृषि अधिकारी ने बताया कि अब तक पराली अवशेष न जलाने वाले किसानों को 3 करोड़ 80 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा चुकी है। वहीं अगर कोई संस्था बनाकर उपकरण लेता है तो 80% की सब्सिडी दी जाती है। अगर कोई निजी तौर पर यह उपकरण खरीदता है तो उसके लिए 50% सब्सिडी का प्रावधान है। वहीं फरीदाबाद के बड़खल, बल्लभगढ़ और एनआईटी और तिगांव विधानसभा में इन दिनों समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। सभी जगहों पर सड़क, पानी, सीवर जैसी मूल सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। चारों ओर टूटी सड़कें और पानी की सही निकासी न होना और सीवर ओवरफ्लो जैसी समस्याओं से रोजाना लोगों को 2 चार होना पड़ रहा है। बड़खल विधानसभा में मुख्य मार्ग के साथ साथ इलाके की दूसरी जगह के हालात भी पूरी तरह से खराब हैं। वहीं बवानीखेड़ा के सिवाड़ा गांव के मार्ग पर जलभराव की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिवाड़ा में करीब 500 मीटर तक सड़क का स्तर नीचे होने के कारण यहां जलभराव की स्थिति बनी हुई है। सड़क का स्तर नीचा होने और पास से गुजर रही जलघर की पानी लाइन की लीकेज के कारण ये समस्या बहुत बनी हुई है, जिसके कारण सिवाड़ा में मुख्य मार्ग पर हरदम जलभराव बना रहता है और बरसात में तो ये समस्या ज्यादा बड़ी हो जाती है। राहगीर भी कई बार मार्ग में गड्ढे होने से जलभराव से चोटिल हो चुके हैं। कई दिनों से हो रही बारिश से गोहाना के कथुरा गांव में बने स्टेडियम में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने के चलते 2 से 3 फीट तक पानी खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने सरकार से स्टेडियम से पानी निकलवाए जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव को राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने गोद लिया हुआ है, लेकिन उनके गांव के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। गांव में बने खेल स्टेडियम में पानी खड़ा हो गया है, जिसके चलते गांव में बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है। कई बार अधिकारियों को भी स्टेडियम की स्थिति से अवगत करवाया जा चुका है और ग्रामीण कई दफा शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे।
वहीं रादौर में दर्दनाक मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि शनिवार को रादौर के जुब्बल गांव के पास देर रात 3 वाहनों की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए यमुनानगर ट्रामा सेंटर में रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि मृतक सहारनपुर से ट्रैक्टर ट्रॉली में लकड़ी लेकर कैथल जा रहा था। जैसे ही वो जुब्बल गांव के पास पहुंचे तो पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उनकी ट्रॉली को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में ट्रैक्टर सवार फैजान और फरमान की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए यमुनानगर भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं गोहाना में 12 सितंबर को 3 नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर भारत मनी ट्रांसफर एजेंसी में 40,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसकी पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में दुकानदार के बयान पर 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपी को पहले ही पकड़ लिया था और अब सिटी थाना पुलिस ने बाकी दोनों मुख्य आरोपियों को भी पकड़ने में सफलता हासिल की है। सिटी थाने के एसएचओ ने बताया कि पकड़े गए 2 आरोपियों पर पहले भी लूट, डकैती और चोरी के कई मामले दर्ज हैं और शुक्रवार को दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। सोनीपत के एक निजी अस्पताल में महिला की डिलीवरी के दौरान रक्त की कमी के चलते हुई मौत। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए पुलिस में इसकी शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर सरकारी अस्पताल में बोर्ड के माध्यम से शव का पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं झज्जर में ट्रेन की चपेट में आने से 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसके बाद स्टेशन मास्टर ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर बुजुर्ग की शिनाख्त महावीर पुत्र प्रेमराज गांव भंभेवा के रूप में की है। बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के सामान्य अस्पताल ले जाएगा। जांच अधिकारी ने बताया कि बुजुर्ग प्रतिदिन अपने खेतों में सैर करने के लिए जाता था। आज भी बुजुर्ग सुबह अपने खेतों में सैर करने के लिए गया था। उन्होंने बताया कि बुजुर्ग होने के कारण महावीर को कम दिखाई देता था और कम सुनाई देता था, जिसके कारण उसे ट्रेन आने का पता नहीं चला और ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई। वहीं फरीदाबाद में जहां एक और परिवहन विभाग हरियाणा रोडवेज को घाटे से निकालकर मुनाफे की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी परिवहन विभाग की इन कोशिशों को नाकाम करने में जुटे हुए हैं। दरअसल वल्लभगढ़ बस डिपो से हरियाणा रोडवेज की बस को नाइट स्टे के लिए मोहना जाना होता है, लेकिन ड्राइवर बसों को मोहना ले जाने की बजाय अपने घर ले जाते हैं, जिससे परिवहन विभाग को डीजल के साथ साथ और भी कई चीजों का चूना लगाया जाता है। सोनीपत में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक महिला रेलवे स्टेशन पर बनी पुरानी पानी की टंकी पर चढ़ गई। महिला के टंकी पर चढ़ने की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची जीआरपी ने महिला को टंकी से उतारा। बताया जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से परेशान है, जिसकी पहचान राजेंद्र नगर की रहने वाली विमला के रूप में हुई है। वल्लभगढ़ में मलेरना रोड के पास खोदे गए लगभग 20 से 25 फुट गहरे गड्ढे में शनिवार सुबह एक गाय गिर गई, जिसकी सूचना गोरक्षकों को दी गई। गोरक्षकों की टीम ने करीब 1.25 घंटे की मेहनत मशक्कत के बाद गाय को गड्ढे से बाहर निकाला। गोरक्षक ने बताया कि पानी बूस्टर के पास गड्ढे में गाय गिर गई थी, जिससे बाहर निकाल लिया गया। वहीं रोहतक के लघु सचिवालय की पार्किंग में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक खड़ी बाइक में सांप घुस गया। बाइक में सांप को देखते ही बाइक चालक के हाथ पांव फूल गए। हालांकि काफी मशक्कत के बाद सांप को बाइक से बाहर निकाला गया, जिसके बाद मोटरसाइकिल चालक ने राहत की सांस ली। गुहला चीका के खंड सिवन में नगर पालिका बनने से 4200 मनरेगा मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। रोजगार चले जाने से मनरेगा मजदूरों के सामने बच्चों के पालन पोषण करने की एक बड़ी चुनौती है।
जिसके बाद से मनरेगा मजदूर रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं और सरकार से भी मांग कर रहे हैं। वहीं स्थानीय अधिकारियों से लेकर नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि अभी तक इन मजदूरों को रोजगार नहीं मिल सका है। शुक्रवार को बीजेपी के पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर के आवास पर सैकड़ों बेरोजगार मनरेगा मजदूर पहुंचे। पूर्व विधायक ने मजदूरों को 2 दिन में रोजगार दिलवाने का भरोसा दिया। तो वहीं सिरसा में पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में वेयर हाउस के गोदाम के पास रहने वाले 2 मजदूर परिवार फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिसमें एक 2.5 साल के बालक की मौत हो गई। बाकी 2 महिलाओं सहित 5 बीमार हैं, जिनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बने वेयर हाउस गोदाम के पास मोहनलाल का परिवार रहता है। गुरुवार दोपहर रेहड़ी वाला भुजिया बेचने वाला आया हुआ था, जिससे खासकर परिवारजनों की तबीयत बिगड़ गई, जिसमें 2.5 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 5 की गंभीर हालत है। बादली में किसानों के लिए बारिश का पानी अब आफत बन गया है। क्षेत्र में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में जहां फसल खराब हो गई है, तो वहीं आगामी फसल की बिजाई भी नहीं हो सकेगी। क्षेत्र से गुजरने वाली ड्रेन भी पूरी तरह से ओवरफ्लो है। इसके चलते करीब 10,000 से 15,000 एकड़ जमीन पर पानी भर गया है। एक तरफ जहां खेतों में जलभराव है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों को भी बाढ़ की चिंता सताने लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि जल्द ही ड्रेन पर बंधाई कार्य भी शुरू नहीं किया गया तो गांव जलभराव से जलमग्न हो जाएगा। रोहतक में डीसी के कड़े आदेशों की पालना की अधिकारी नहीं करते हैं। बीते दिन पहले ही डीसी ने नहर में बरसाती पानी भर जाने की वजह से हुई लोगों की परेशानी के चलते अधिकारियों की आपातकालीन बैठक बुलाई थी। बैठक में डीसी ने 2 टूक में अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए आदेश दिए थे कि आगामी बरसात के पानी की निकासी तत्काल होनी चाहिए। शहर में कहीं भी पानी जमा नहीं होना चाहिए। लेकिन अधिकारियों के कानों पर इन आदेशों की जू नहीं रेंगी, जिसका खामियाजा शुक्रवार को हुई बरसात के चलते लोगों को भुगतना पड़ा, जहां एक दूल्हे को अपनी बारात को भरे बरसाती पानी में लेकर जाना पड़ा। राई के गांव रसोई में बने शिव मंदिर के पास एकत्रित हुए रसोई और प्रीतमपुरा के ग्रामीण ने ऐलान किया कि वो शिव मंदिर को तांत्रिक बाबा के हाथों में नहीं जाने देगा, क्योंकि मंदिर ग्रामीणों ने चंदा एकत्रित कर बनाया है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि एक बाबा प्रभावशाली लोगों से मिलकर मंदिर पर कब्जा करना चाहता है, जिसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मंदिर के पास ही सांकेतिक धरना देकर ग्रामीणों ने फैसला लिया है कि वे सोमवार को डीसी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं युवाओं को नशे की लत लगाने वाले नशा तस्करों की धरपकड़ लगातार जारी। पुलिस युवाओं को जागरूक करते साथ साथ नशे की गिरफ्त से बाहर निकालने का काम कर रही है। पुलिस के सहयोग से नशा मुक्त हो चुके युवा अब नशे के खिलाफ योद्धा बनकर लड़ेंगे। वहीं यमुनानगर के एसपी ने इसी को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। नशा छोड़ चुके युवाओं से सीधा संवाद कर उनके अनुभव को जाना। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गोवा में स्वास्थ्य कर्मचारियों और कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि जन्मदिन तो आएंगे और जाएंगे, लेकिन जन्मदिन के दिन मेरे दिल को छू लिया है। इस दौरान पीएम ने बिना किसी पार्टी का नाम लिए कहा कि उन्होंने लोगों को वैक्सीन के साइड इफेक्ट के रूप में लोगों को बुखार आने की चर्चा करते हुए सुना था, लेकिन जब 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी गई तो एक राजनीतिक पार्टी को बुखार आ गया। बता दें कि 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना टीकाकरण के महाअभियान की शुरुआत की थी। इस मौके पर 17 सितंबर को 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई।